हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए शिक्षा शास्त्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बताने वाले हैं, यानी प्रश्न भी बताऊंगा और उसका उत्तर भी दूंगा जो आपके पेपर में बार बार आते हैं। पेपर में बार बार आने वाले ये सभी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जो आप लोगों का स्टूडेंट, इस बार हमारा टारगेट है शिक्षा शास्त्र में मैं बात कर रहा हूँ 100 में मार्क्स का आपका पूर्णांक होता है और इस बार 100 में से 95% का शिक्षा शास्त्र में लाना जो है स्टूडेंट इम्पॉसिबल नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं भैया इम्पॉसिबल है, इतना नहीं आ सकता शिक्षा शास्त्र एक बोरिंग सब्जेक्ट में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट 95% आपका आएगा, क्योंकि भैया इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल सब्जेक्ट जो आपका पॉसिबल वो होता है वर्ड वो छुपा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने भी लाया हूँ शिक्षा शास्त्र की, मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी और मैं बात करूँ स्टूडेंट, मेरा पढ़ाई जो अच्छे से नहीं हो पाई थी कुछ फैमिली रीजन की वजह से, लेकिन 86% हमारा ठीक है शिक्षा शास्त्र में मैं लेकर आया था। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्र के बताने वाले हैं। बस वीडियो को साथ में बने रहिएगा। चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, और रेगुलर वीडियो आएगी चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो, बस आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा। ठीक है, देखिए शिक्षा शास्त्र में जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 6 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है, 4 नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को ही लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है आप लोगों को। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए, चलिए देख लेते हैं। उत्तर देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, देखिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न, यहाँ पर देखिए शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते थे। इस संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को मधुपर्क दिया जाता था। ठीक है, मधुपर्क दिया जाता था यानी हवन वगैरह होगा, जो कि यानी यहाँ पर देखिए गुरु द्वारा शिष्य यानी जो भी ये छात्र था पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, और तथा यहाँ पर देखिए तथा सार्वजनिक रूप से गुरु द्वारा समावर्तन उपदेश दिया जाता था। शिष्य 25 वर्ष की आयु पर ही समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। ठीक है, 25 वर्ष की जब एक शिष्य जो भैया 25 वर्ष का हो जाता था, ठीक है, गुरुकुल में पढ़ाई करके, तो उसका समावर्तन संस्कार आयोजन होता था स्टूडेंट। ठीक है, कोई एक विद्यार्थी का जो 25 साल का हो जाता था। ठीक है, और गुरु के द्वारा क्या दिया जाता था, मधुपर्क, ठीक है, दिया जाता था। तो इतना समझ में आ गया। अब आप लोगों को मैं बताऊं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, ठीक है, तो इसी से लिया गया। देखिए आप लोग बताइए कि जो उपनयन संस्कार होता है, ठीक है, उपनयन संस्कार कितने वर्ष के आयु में होता है। तो भैया उपनयन संस्कार की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो ये भी आपका कितने वर्ष की आयु में होता है, बालक कब होता था, यानी 8 वर्ष की आयु में उसका उपनयन संस्कार कराकर उसको गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना समझ में आ गया जो कि वैदिक काल से संबंधित है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा नंबर, मध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं के रूप में मकतब तथा, यहाँ पर देखिए मकतब का सामान्य परिचय दीजिए। मकतब और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मकतब और एक और आता है स्टूडेंट। ठीक है, मकतब और एक क्या होता है मैं आप लोग बताऊँ स्टूडेंट। ठीक है, मैं थोड़ा भूल चुका हूँ। ठीक है, मकतब और मदरसा, हाँ स्टूडेंट आपका मकतब और मदरसा का सामान्य परिचय दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में से केवल मैं मकतब का देने वाला हूँ, क्योंकि आपका वीडियो उस तरह से देखा जाए। ठीक है, मदरसा का भी मैं परिचय देने लग जाऊंगा, क्योंकि 25 नंबर का यानी 25 शब्दों में होता है इसका आंसर। ठीक है, 4 नंबर दिया जाता है, तो ज़्यादा शब्दों में हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर देखिए यहाँ पर, उत्तर है मकतबों में मौखिक शिक्षण विधि के प्रयोग से बालकों को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मौखिक शिक्षण विधि के प्रयोग से बालकों को क्या दिया जाता था भैया, शिक्षा दी जाती थी। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का इसका आंसर यहाँ पर देखिए दी जाती थी। बालकों को कलमा एवं कुरान की आयतें रटनी पड़ती थी। कक्षा के सभी छात्र एक साथ पहाड़े बोलकर कंठस्थ करते थे। प्रारंभ में सरकंडे की कलम से तख्ती पर लिखना सिखाया जाता था और बाद में कलम से कागज पर लिखना सिखाया जाता था। तो ये था भैया मध्यकालीन जो शिक्षण संस्थाओं, मकतब का सामान्य परिचय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग वीडियो को रोक कर भी स्टूडेंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालय से संबंधित विचार क्या थे। पंडित मदन मोहन मालवीय की जो विद्यालय है इससे संबंधित विचार क्या थे, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर देखिए,
पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कहना था कि विद्यालय शांत, सुरम्य, यहाँ पे देखिए सुरम्य और पवित्र स्थान पर होना चाहिए जिससे सामाजिक बुराइयों का प्रभाव विद्यालय पर ना पड़ सके। ठीक है भैया, ये बात सही है। विद्यालय में बालकों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिससे उनमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं का विकास हो सके। ठीक है भैया, सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं का क्या हो सके, विकास हो सके। ये पंडित मदन मोहन मालवीय की विद्यालय से संबंधित विचार थे। ठीक है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनका हमें क्या करना है भैया, इनका उल्लेख करना है। इसका उत्तर देखिए, पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है, यानी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहला है, पर्यावरण शिक्षा मानव के प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, यानी पहला पॉइंट जो इसमें है कि पर्यावरण का जो एक प्रकार से पर्यावरण से शिक्षा का जो प्रयोग है भैया, देखिए शिक्षा मानव की प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण से संबंधित है। इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, ये देखिए दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के तत्वों का ज्ञान कराती है तथा पर्यावरण असंतुलन के कारणों की जानकारी देती है। यानी जो असंतुलन है इसके कारणों को क्या जान देती है भैया, जानकारी देती है। तीसरा पॉइंट देखिए, पर्यावरण शिक्षा द्वारा हम विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के स्वरूपों तथा यहाँ पे देखिए स्वरूपों तथा कारणों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, स्वरूपों तथा जो कारण है इनका ज्ञान प्राप्त होता है। और चौथा पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का ज्ञान कराती है। ठीक है भैया, पर्यावरण जो शिक्षा है ये प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का भी ये ज्ञान कराती है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो वो यही है। ठीक है, ये इसका आंसर यही है आपका। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, सड़क दुर्घटनाओं से हम किस प्रकार बच सकते हैं। ठीक भैया, जो सड़क दुर्घटना है इससे हम किस प्रकार बच सकते हैं, कुछ उपाय सुझाइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसका आंसर तो मैं बनाकर भी लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लिखोगे क्या, सटीक आंसर क्या होना चाहिए वो मैं आप बता देता हूँ आपको। देखिए इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले सड़क दुर्घटनाओं से बचने हेतु कुछ उपाय निम्नलिखित हैं, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। और ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज चला रहा हूँ जो कि मैं पूरा पेपर भी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यानी पूरा पेपर चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो आप लोग देखेंगे। हिंदी का मैंने पेपर सॉल्व करके उसका कॉपी पूरी कैसे लिखनी है वो बता दिया है, पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है वो बता दिया है। ठीक है, नागरिक शास्त्र का भी सेम बताया हुआ है और समाज शास्त्र का भी बताया हुआ है। और अगला वीडियो जो आएगा हमारा अर्थशास्त्र पर, उसके बाद में मैं लेकर आऊँगा जो आपका सीधा वीडियो लेकर आऊँगा शिक्षा शास्त्र के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट में बात करूँ तो शिक्षा शास्त्र के ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है हमारे चैनल पर, इसीलिए मैं वीडियोज एक प्रकार से रेगुलर नहीं लेकर आ पाता। उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होगा। ठीक है, कि आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, उसमें कमेंट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तब मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भैया बच्चों को लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे देखते हैं। अब जब आप लोग देखते ही नहीं हो, शेयर ही नहीं करते हो, कुछ आप इंटरेस्ट नहीं लगाते हो, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मुझे वीडियो बनाने में भी इंटरेस्ट नहीं है भैया। जब आप मेहनत करोगे तो मुझे भी एक प्रकार से मोटिवेशन आएगा कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छे से तैयारी में कराऊँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और उस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है कि कॉपी कैसे पूरी लिखे शिक्षा शास्त्र की और पूरा पेपर कैसे सॉल्व करें, तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। सबसे पहला इसमें पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें सड़क पर सदैव अपनी लेन में ही, अब देखिए अपने लाइन में ही चलना चाहिए। यानी जो अपना जैसे दायां बायां जो लाइन होगा ना, जिस साइड से आते जाते लोग हैं वही लाइन हमें हमेशा चलनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है 2 पहिया वाहन पर हेलमेट एवं 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यानी मोटरसाइकिलों पर आपको हेलमेट लगाकर चलना है, ठीक है, और 4 पहिया वाहनों पर सीट बेल्ट जो होता है ना उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीसरा है नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया हो। ठीक है, चौथा है ट्रैफिक सिग्नलों तथा यातायात के सभी नियमों को पूर्णतः पालन करना चाहिए, ये भी सही है। और पांचवा है वाहनों को नियंत्रित गति सीमा पर चलाना चाहिए तथा देख समझ कर ही अन्य वाहनों को ओवरटेक करना चाहिए। अभी देखा मैंने हाल ही में मैं बताऊं स्टूडेंट, हमारे इधर रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। क्या है, उसने भैया हेलमेट नहीं पहनी थी, सबसे बड़ी गलती उसकी ये थी, और वो भैया ओवरटेक कर रहा था। ठीक है, वो बहुत तेज चला रहा था, वो सोच रहा था कि हम ही वहाँ पर बाहुबली हैं
और हम ही तेज़ चलाएंगे तो निकल जाएंगे। देखिए थोड़ा देर लगी। आप लोगों ने स्टूडेंट ट्रक में भी सुना होगा, पीछे लिखा होता है ना, दुर्घटना से देर भली, तो वही समझ लीजिए स्टूडेंट। कभी भी चलाइए तो आराम से चलिए, ओवरटेक यानी गाड़ी देख लीजिए कि पीछे कोई गाड़ी आ तो नहीं रही, तब ओवरटेक कीजिए। ठीक है, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, आप लोगों को पसंद आ रहा है स्टूडेंट, कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि लिखने में ज़्यादा मेहनत लगता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का मुख्य लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का मुख्य उद्देश्य। उत्तर देखिए, भारत में सन 1991 में स्थापित राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का मुख्य लक्ष्य समस्त प्रौढ़, देखिए समस्त प्रौढ़ स्त्री पुरुषों का साक्षर बनाना तथा पर्याप्त जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना एवं जीवन के प्रति जागरूक बनना है। ठीक है, जीवन के प्रति क्या भैया, जागरूक बनना है। 7वां है, दंड की हानियां लिखिए। हमें क्या है भैया, दंड की हानियां लिखना है। जो क्वेश्चन था राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा के मुख्य लक्ष्य क्या है, ये मैंने बता दिया, आप लोग वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि दंड की हानियां लिखिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और दंड की हानियां को लिखिए, आपको 4 नंबर दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए, दंड की 2 मुख्य हानियां हैं। सबसे पहला है प्रतिशोध की भावना। क्या है, प्रतिशोध की भावना। ये स्टूडेंट में अति लघु उत्तरीय का प्रश्न आपको पूरा बता रहा हूँ स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट, जो कि शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रतिशोध की भावना में कि दंडित होने पर दंड देने वाले के प्रति छात्रों में बदला या प्रतिशोध लेने की भावना प्रबल हो जाती है, और अवसर पाने पर वे अपने दंड का प्रतिशोध लेने की कोशिश भी करते हैं, और काफ़ी बार सफल भी हो जाते हैं भैया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मानसिक विकास में अवरोध। अधिक कठोर दंड देने से छात्रों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है और उनका मानसिक विकास का भी अवरुद्ध हो जाती है, यानी मानसिक जो विकास है भैया, पढ़ने लिखने में धीमे हो जाते हैं, और डर का माहौल हमेशा उनके जीवन में बना रहता है। ठीक है, उनके मस्तिष्क पर यानी उनके दिमाग पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है दंड का। तो ठीक है, दंड की हानियां स्टूडेंट जो कि 2 प्रकार के हैं, प्रतिशोध की भावना, मानसिक विकास का अवरोध। ठीक है, तो ये 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अध्यापक के क्या है, मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारकों का हमें वर्णन करना है। तो देखिए वर्णन कीजिए। उत्तर है, सबसे पहला है वेतन का कम, यहाँ पे देखिए वेतन का कम होना एवं आर्थिक परेशानी, पहला पॉइंट इसमें। दूसरा है सेवाओं का सुरक्षित ना होना। ठीक है भैया, अध्यापक है, टीचर है, जो कि यहाँ पर देखिए अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक, जो कि प्राइवेट वाले में यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसका सेवाओं का सुरक्षित ना होना। तीसरा है सामान्य समुचित प्रतिष्ठा ना होना, और चौथा है विद्यालय। ठीक है, विद्यालय में आवश्यक शैक्षिक उपकरणों का उपलब्ध ना होना, और 5वां कार्यभार का अधिक होना। तो ये भैया अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाले कारकों का वर्णन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि मौखिक परीक्षण से क्या आशय है। ठीक है, मौखिक परीक्षण किसे कहते हैं, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, जो कि रेगुलर जो स्टूडेंट है, मैं बात करूं जो हमारे शिक्षा शास्त्र के रेगुलर स्टूडेंट है, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, रेगुलर वाली जो पढ़ाई करते हैं 100%, लगभग 50-100 होंगे, जो 100% शिक्षा शास्त्र को सब्जेक्ट मानकर अच्छी सी पढ़ाई करते हैं कि भैया हमें इसमें 95% लाना है। ठीक है, 95% नहीं, लेकिन 90% से ऊपर तो लाना ही लाना है शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि मौखिक परीक्षण से क्या आशय, इसका परिभाषा चलिए देख लेते हैं। उत्तर है उपलब्धि या ज्ञानार्जन परीक्षण का यहाँ पे देखिए प्राचीनतम तथा सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप मौखिक परीक्षण रहा है। इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत यहाँ पे देखिए परीक्षणकर्ता अर्थात शिक्षक या अध्यापक द्वारा छात्रा से विषय से संबंधित कुछ प्रश्न आमने सामने बैठकर पूछे जाते हैं। यानी मौखिक परीक्षण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मौखिक परीक्षण भैया उसको कंफर्म करना कि भैया आपने जो पढ़ाई किया वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, आपको कुछ आता जाता भी है नहीं आता है। मान लीजिए मौखिक परीक्षण आप लोगों का एक प्रकार से इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू को कहा जाता है भैया मौखिक परीक्षण। ठीक है, उसके बाद एक वाइवा होता है, जियोग्राफी में होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होता है ना, तो वाइवा, और आपके होम साइंस में भी होता होगा। ठीक है, होम साइंस में भी होता है, एक प्रकार से वाइवा होता है ना, प्रैक्टिकल पूरा, तो वही होता है मौखिक परीक्षण के सामने रहकर भैया एक प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उस छात्र और छात्रा से। तो 9 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, परामर्श किसे कहते हैं, इसके 3 प्रकार कौन है भैया, परामर्श के कितने, यानी परामर्श किसे कहते हैं, इसके 3 प्रकार क्या कौन है बताइए। इसका उत्तर देखिए,
परामर्श संबंधित व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए दी जाने वाली सहायता है। परामर्शदाता विषय का विशेषज्ञ होता है। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार, देखिए रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार क्या पूछा गया स्टूडेंट, देखिए रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। इसके द्वारा प्रार्थी को ये बोध कराया जाता है उसे अपने गुणों के विकासार्थ करना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए अपने गुणों के विकासार्थ करना चाहिए। तो परामर्श किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। तो टोटल स्टूडेंट में बात करूँ माय डियर स्टूडेंट, तो टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल आप सभी के 10 मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताया है, जो कि इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है शिक्षा शास्त्र के। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मॉडल पेपर बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों से स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अच्छे से 95% सही में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, हमारा एक 90 टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर सिंपल से कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र। ठीक है, 90 टॉपिक, 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक या 90 महत्वपूर्ण टॉपिक शिवम स्टडी नॉलेज, यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसके सभी टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने आप सभी को 10 ऑब्जेक्ट जो है 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर बता दिया है। अगला टॉपिक किस वीडियो में चाहिए कमेंट में बताइएगा। फिलहाल स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।